गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे आज हम सिर्फ 1 घंटा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो एम आई ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर? सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे स्लाइड देख पा रहे हैं? ऑल दोस क्लियर? टेक्निकल इश्यूज ऑल क्लियर? फाइन, बहुत ही बढ़िया। सो yes, there is a big news coming, right? So but before sharing that news, I will like to just give you a disclaimer कि अभी तक ये जो न्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर में है और इंडियन एक्सप्रेस में है, राइट? ये खबर आ रही है, राइट? प्लीज टेक द नोट ऑफ दिस कि ये ऑथेंटिकेट तभी होगा जब ये ऑफिशियल चैनल में आएगा। सो अभी तक ऑफिशियल चैनल में नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज आज संडे है, तो ऑब्वियसली ये नहीं आया। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है, राइट? तो दिस इज अगेन विद अ डिस्क्लेमर। ये ट्विटर में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में आ रहा है, लेकिन इसकी ऑथेंटिकेशन बिना ऑफिशियल न्यूज में अगर नहीं आता है तो फिर ये कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बात की जा रही है और यूजीसी के जो चेयरमैन है, ऑनरेबल चेयरमैन, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, उन्होंने भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया है। ये अभी सिर्फ मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे पहले की बात हो रही है, तो ये जब ये आया था। एनीवे, सो ये अभी उनकी तरफ से ये एक्सटेंड किया गया है, तो अभी इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते हम लोग। वी के नॉट, मैं पढ़ के नहीं निकाल सकता यहाँ से। दूसरी बात, अभी जो यहाँ पे अगर वर्डिंग्स में जाए, अगर हम मान लेते हैं कि ये ऑफिशियल चैनल में कल आ जाएगा, कल वर्किंग डे होगा, सो इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड फीस पेमेंट। सो अभी यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं कि क्या वही फीस पेमेंट कर पाएंगे, क्या वही सबमिट कर पाएंगे, या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है। अभी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? सो एनीवे, अगर इस खबर की बात चले तो ये 30 मई तक आपके पास करेक्शन विंडो भी रहेगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप सबमिशन कर सकते हैं एंड ये एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट? तो दिस इज व्हाट करेक्शन विंडो इज ओपन, उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर डेट एक्सटेंड करने का अभी तक कोई ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं है, राइट? आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज रीड दिस डिस्क्लेमर, बिकॉज अभी मेरे को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये खबर आई, स्टूडेंट्स के बीच में एक बज़ क्रिएट कर रहा है, तो मैं सिर्फ आपको एक सही रास्ते में बता रहा हूं कि अभी ये हो सकता है कि खुशखबरी हो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया या फिर वो करना चाहते थे, लेकिन मे बी लास्ट टाइम में ऐसा हुआ कि वो पेमेंट नहीं कर पाए या वगैरह वगैरह, वॉट एवर द इश्यूज आर। बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया था, कॉल सॉरी टेलीग्राम आया था, उन्होंने लिखा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सो मे बी उनके लिए एक खुशखबरी है, बट अभी तक दिस इज व्हाट, लेट्स वेट फॉर टुमारो। कल के सेशन में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, राइट? सो प्लीज विदाउट ऑथेंटिकेशन इस रूमर को मत फैलाइएगा। मे बी कुछ हो सकता है, तो अभी तक इसके बारे में अपने तक की इंफॉर्मेशन रखिए, प्लीज डोंट स्प्रेड इट टू फर्दर स्टूडेंट्स, राइट? नेक्स्ट, यस, अभी आप देख सकते हैं मैंने मैराथन सेशन को और एक्सटेंड कर दिया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेरी पूछ रहे थे कि सर पब्लिक इकोनॉमिक्स क्यों नहीं किया। मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स को इंडियन इकोनॉमिक्स के बाद करना चाहता हूं, बिकॉज बहुत सारे पब्लिक इकोनॉमिक्स में, फॉर एग्जांपल जो फिस्कल डेफिशिएट है, रेवेन्यू डेफिशिएट है, ईआरपी सॉरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट है, प्राइमरी डेफिशिएट है, इस तरह के डेफिशिएट या जनरल गवर्नमेंट लाइबिलिटीज वगैरह जो है इंडियन इकोनॉमिक्स के बाद ही मैं करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया है यहाँ पे। सो ये पहले था यहाँ पे, इसकी जगह पे शिफ्ट करके इसको नीचे कर दिया गया है। सो अभी ये सब कुछ ऐसा है, राइट? अब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि एग्जामिनेशन डेट क्या अनाउंस होती है। तो अगर डेट अनाउंस होती है कि भाई जुलाई में होगा, तो अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। अगर बोलते हैं कि नहीं जून में ही होगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अभी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द एग्जामिनेशन डेट, राइट? और एक सरप्राइज पैकेज अभी आपके सामने है, कमिंग दिस जून, बहुत जल्दी इसको मैं रिवील करूंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कुछ ना कुछ आ रहा है जो आपके लिए फ्री में आने वाला है, और ये सभी के सभी डिमांड कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेरी पूछी थी, मैं अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आज से 10 दिन के बाद मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन डेट, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी
लगा चुके हैं, राइट, कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस, क्या करने वाले हैं सर, सभी को ऑलमोस्ट लाइक आप लोगों को समझ में आ गया कि सर की सोच क्या है, राइट। एनीवे फाइन। सो अब देखिए ये वाला चीज, आप देखिए आज मैंने मैराथन सेशन किया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो कल मैंने आपको लिस्ट दिखाया था 1400 स्टूडेंट, आज है 1800 प्लस, राइट। सो कैन यू थिंक ऑफ द कंपटीशन कहां जा रहा है। 1800 प्लस स्टूडेंट्स आर देयर, और ये है आज के स्टूडेंट्स के लीडर बोर्ड। सो इस तरीके से जो स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पे, दिस वाज अराउंड 2 आवर्स का सेशन चला, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए। अगेन यू कैन सी द लीडर बोर्ड। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, अपनी तैयारी लेके आइए, लेट्स सी टू व्हाट एक्सटेंट हम लोग इसमें आगे जा सकते हैं, राइट फाइन। एंड अभी इसको और आगे अपडेट करेंगे, देखते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन टाइम, सो प्लीज डोंट वरी। बट इतना याद रखिएगा कि सैटरडे संडे मंडे शाम के 9 बजे और सैटरडे एंड संडे सुबह 11 बजे आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है, राइट। ओके, अब ये कल क्वेश्चन हम कर रहे थे, राइट, और मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में भी 1 घंटे पहले लिखा था कि जिसको आईएसएलएम में प्रॉब्लम है वो मेरे साथ टाइम पे जुड़ जाए, तो ये आईएसएलएम की सारी प्रॉब्लम मैं निकाल दूंगा आज, ये मेरा वादा है, और इसको आज करते हैं, राइट। चले, आर वी ऑल रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। आईएसएलएम की प्रॉब्लम जितनी भी है, कितने लोगों को आईएसएलएम की प्रॉब्लम है, जरा एक बार प्लीज लिख दीजिए जरा कि किस किस को प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उस हिसाब से समझ लूंगा कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आईएसएलएम ने कितने लोगों को प्रॉब्लम किया है, राइट। मैराथन की रिकॉर्डिंग भी है, मैराथन रिकॉर्डिंग के देखते समय भी आप अपने क्वेश्चंस का चुनाव भी कर सकते हैं, और आपका वहां पे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं इसका जरा पीछे का नट्स एंड बोल्ट्स खोल देता हूं, राइट। सो लेट्स ओपन द नट्स एंड बोल्ट्स। सबसे पहले आप लोग चाहे तो नोटपैड और पेन ले लीजिए, मेरे साथ इसको लिखने लगिए। सो आईएस कब हम डिराइव कर रहे हैं, सबसे पहले y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, राइट। इसका मतलब है कि c को मैंने पूरा खोल दिया, दैट इज सी बार प्लस स्मॉल सी वाई प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी। इसके बाद लेट्स टेक दिस साइड, इसको इधर लेके गए, और यहां पे रह गया हमारे पास सी बार आई बार जी बार और माइनस बी आई। यहां से y कॉमन ले लिया, 1 माइनस सी आ गया, और इस पूरे को मैंने a कर लिया। a मतलब ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे सी बार दे रखा है तो 100 प्लस 0.2 ऐसे दे रखा होगा, तो ये जितने भी हैं आई बार जी बार ये सब नंबर्स होंगे, इसलिए ऑटोनोमस कर दिया इसको मैंने, राइट। और यहां पे आ गया बी आई। अब अगर आप आईएस कर्व को सोचो तो आई आपका यहां पे है, वाई आपका यहां पे है, तो मैं इसको आई उधर लेके जाता हूं। सो ये हो गया बी आई, और ये हो गया ए बार माइनस वाई 1 माइनस सी, ठीक है। आई इज इक्वल टू ए बार अपॉन बी माइनस वाई 1 माइनस सी अपॉन बी। अब आते हैं इसके स्लोप और पोजीशन के ऊपर। तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, दिस ए बार एंड बी, ये डिपेंड करेगा, ये बताएगा वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है। वर्टिकल इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि आईएस कर्व ऐसा होता है। तो ए बार का मतलब क्या है, सी बार आई बार जी बार। तो जितना सी बार होगा, जितना आई बार होगा, जितना जी बार होगा, वो जितना ऊपर जाएंगे वो कर्व ऊपर जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पे है। अब मान लीजिए सिंपल तौर पे कि सी का दे रखा है, ये फंक्शन मैंने दे रखा है, आई दे रखा है 200 माइनस बी आई, और जी दे रखा है मैंने 300। तो कितना हो गया, अगर मैं ऑटोनोमस को ऐड करूं तो ये हो गया 600। तो इसका मतलब है ये है 600 अपॉन बी। अगर इसमें कोई भी इंक्रीमेंट होता है, मान लीजिए सी का सी बार बढ़ जाता है, आई बार बढ़ जाता है, जी बार बढ़ जाता है, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा आईएस, और जैसे ही इनमें कमी आएगी तो नीचे पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इट। अब आते हैं स्लोप की तरफ। ये है स्लोप जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो स्लोप में क्या क्या कंपोनेंट है पहले ये देख लेते हैं। सो स्लोप डिपेंड्स अपॉन, मैंने 5 चीज कर दिया यहां पे, ठीक है, क्यों किया उसको बताता हूं। सबसे पहले करते हैं बी, स्लोप डिपेंड अपॉन बी, और बी से भी इंपॉर्टेंट है, इट इज 1 अपॉन बी, राइट। दूसरी चीज है सी, उसके बाद है 1 माइनस सी, और उसके बाद है के, राइट, और उसके बाद है ठीक है, इतना काफी है 1 बाई के। एक और लिख लेते हैं।
अब मैंने ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जिनको पता नहीं है कि सर बी क्या है, बी है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी ऑन इंटरेस्ट रेट, कि इन्वेस्टमेंट कितना सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के लिए, राइट? तो ये डिपेंड करेगा बी पे। और यहां पे अगर आप देखो तो इक्वेशन में 1/b है, राइट? सो अगर 1/b है, अगर मान लीजिए बी की वैल्यू ज्यादा है, मोर वैल्यू है, बी की वैल्यू मोर है, तो 1/b की वैल्यू क्या होगी? लो। मोर बी का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज मोर सेंसिटिव, राइट? थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट में फर्क होगा, तो इंटरेस्ट रेट इज मोर सेंसिटिव। बी का मतलब अगर ज्यादा है तो 1/b का मतलब लो हो, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। अब एमपीसी है सी, सी का मतलब क्या हुआ? एमपीसी। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर सी हमारा 0.2 है, राइट? अगर मैंने एमपीसी को लिया 0.2, सो हमारा 1 माइनस सी क्या हो जाएगा? 1 माइनस सी हो जाएगा 0.8। और अगर सी हमारा 0.5 है तो 1 माइनस सी क्या होगा? 0.5। अब आप देख सकते हो कि अगर सी की वैल्यू 0.2 से 0.5 जा रही है, यानी कि सी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, सो 1 माइनस सी की वैल्यू जो है वो घट रही है। दैट इज, ये अगर 0.2 से ये अगर 0.5 पे जा रहा है तो 1 माइनस सी की वैल्यू जो है वो 0.8 से 0.5 पे जा रहा है, राइट? डन। अब ये 1 माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज एमपीएस, राइट? डन हो गया। चलो, अब के की वैल्यू क्या है? व्हाट इज के? के है मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है? अब दोबारा वही काम कीजिए, आपको पूरा का पूरा ये एकदम मतलब पानी की तरह हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं 1 माइनस, या इसको सिंपल तरीके से करना है तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस, 1/एमपीएस, राइट? सो अगर एमपीएस यहां पे हाई होता है तो के की वैल्यू क्या होगी? लो। तो एमपीएस अगर हाई होता है, या यहां पे तो मैंने लो किया है, सी बढ़ रही है तो एमपीएस लो हो रहा है, यानी कि एमपीएस की वैल्यू यहां पे, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, एक सेकेंड। तो सी की वैल्यू बढ़ रही है तो 1 माइनस सी की वैल्यू घट रही है, तो एमपीएस इज नेगेटिव। और के की वैल्यू बढ़ेगी, 1 माइनस के की वैल्यू घटेगी, बिकॉज 1 माइनस के इज नथिंग, इट इज एमपीएस। क्यों? बिकॉज के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, या एमपीएस इज इक्वल टू 1/के, एक ही बात है। तो ये है सारी की सारी चीजें। अब यहां पे फ्लैट कौन सा होगा या स्टीप कहां होगा, वो सारा कुछ अब यहां पे डिपेंड करेगा इनकी वैल्यू क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा मतलब स्लोप इंक्रीज होगा जब 1 माइनस सी की वैल्यू बढ़ेगी और बी की वैल्यू घटेगी, बिकॉज ये नंबर हमें ज्यादा चाहिए। अब 1 माइनस सी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब बढ़ेगी कब? जब एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि सी की वैल्यू कम होगी, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, राइट? और बी की वैल्यू घटेगी। सो इन सब केसेस में इट विल बी स्टीप। आई होप दिस इज क्लियर। सो इतना कुछ करने के बाद हमें इतना समझ में आता है कि आईएस कब स्टीप होगा। अब आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर थ्रू विद दिस। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? देखिए, विश्वास कीजिए, इतना खोल के, इतना नट्स एंड बोल्ट्स खोल के शायद किसी टीचर ने आपको बताया होगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से दिस शुड बी वेरी क्लियर। एनी डाउट? आपको सिर्फ ये देखना है 1 माइनस सी और बी, 1 माइनस सी कब बढ़ेगा और बी कब छोटा होगा, राइट? यही चीज आपको इसमें नोट करनी है। अब इस तरीके से आप चाहे तो एक टेबल बना सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए मैंने करके रखा है फ्लैट आईएस कर्व। आईएस कर्व फ्लैट कब होगा? जब 1 माइनस सी अपॉन बी ये वैल्यू लो होगी, राइट? पीछे मैंने स्टीप का किया, यहां पे मैं फ्लैट का कर रहा हूं। सो 1 माइनस सी की वैल्यू लो होगी, यानी कि 1 माइनस सी की वैल्यू लो और बी की वैल्यू ज्यादा, बी की वैल्यू ज्यादा। तो बी की वैल्यू ज्यादा मतलब क्या है? इट इज मोर सेंसिटिव, इन्वेस्टमेंट इज मोर सेंसिटिव, राइट? तभी लो होगा। 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? थोड़ा सोच के देखो। तो बी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.3,
तो इसलिए मैंने ये बोला जब b की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/b की वैल्यू घटेगी। सो ये आप देख लीजिए, हाई अगर ये है तो मोर इंटरेस्ट सेंसिटिव होगा, सो 1/b लो होगा। अगर c हाई है तो लो होगा 1 - c, और अगर हाई c है तो हाई मल्टीप्लायर होगा, हाई मल्टीप्लायर है तो लो 1/k होगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर। और s उसका ठीक उल्टा होगा, बिकॉज s जो है वो 1/k ही है, तो ये है फ्लैट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैसा लगा? इज इट डन? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे रिएक्शंस नहीं मिल रहे। वेटिंग। मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स खुशी नहीं है, इतना 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 समझाने के बाद दे आर नॉट हैप्पी। इज दैट सो? नहीं, अभी तक तो कुछ कमेंट में कुछ आया नहीं। मे बी देयर इज अ लैग। आ गया? बस लाइक्स वाइज बढ़ा दो थोड़ा सा, अगर पसंद आए तो। देखो आपके आपके once again summary for that you can go for the recording. There is no point of making the physical person repeater. Zubair? Okay. Do like the session अगर पसंद आ गया हो तो। राइट, तो ये है पूरी की पूरी इसकी कहानी। राइट, और ठीक इसका अगर आप उल्टा करना चाहें तो स्टीप आईएस कर्व, स्टीप आईएस कर्व का उल्टा कर दीजिए। यहां पे होगा लो बी हाई 1/b, लो सी हाई 1/c। हाई 1/c का मतलब क्या हुआ? इट इज मोर, राइट। तो ये हो गया हाई सी, लो सी, लो के, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और हाई अगर लो के है तो हाई 1/k है, लो के हाई 1/k है, हाई 1/k है, इसका मतलब है इट इज हाई एमपीएस एंड दैट इंप्लाइज इट इज स्टीप आईएस कर्व। राइट, तो इसके बाद सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। डन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जरा। अब यही चीज आपको एलएम के साथ भी होगी, एलएम के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, तो एलएम को भी डिराइव कर लेते हैं जरा। तो एलएम का मतलब क्या है? जहां पे मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट इज द रियल मनी सप्लाई, दैट इज एम एस अपॉन पी। और एमडी का मतलब क्या है? इट इज के वाई माइनस एल आई। तो के वाई का मतलब क्या है? ये है आपका ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन, और ये वाला जो है वो है स्पेकुलेटिव डिमांड। एल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट करता है द सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड ऑन इंटरेस्ट रेट। कितना सेंसिटिव है मनी डिमांड ऑन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब अगेन वही काम करना है। इक्वेशन में हमारे पास आई यहां वाई यहां होता है, तो इसको वैसा सजा लीजिए। तो एल आई इज इक्वल टू के वाई माइनस एम एस अपॉन पी। अब यहां वेरिएबल कौन सा है? वाई है, और यहां पे एल है, तो इसको आई को कोफिशिएंट सेम कर दीजिए। तो ये हो गया के बाय एल वाई माइनस एम एस अपॉन पी एल। हो गया। ये है वर्टिकल इंटरसेप्ट जो कि नेगेटिव से शुरू होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन में होगा, नेगेटिव से जा रहा है। सो दिस इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट। और ये वाला क्या है? के अपॉन आई एल। सो के और एल ये डिपेंड करेगा कि स्लोप क्या होगा एलएम का। सो के का मतलब क्या है? द परसेंटेज ऑफ कैश पीपल होल्ड इन, परसेंटेज ऑफ इनकम पीपल होल्ड इन कैश। कितना परसेंट उनके नेशनल इनकम का या उनके इनकम का वो हाथ में कैश रखते हैं। या फिर इसको आप समझ सकते हैं द सेंसिटिविटी ऑफ द मनी डिमांड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। क्या बोलते हैं इसको? के को सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। जब इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड कितने से बढ़ेगा, वो प्रोपोर्शन है। और एल का मतलब क्या है? द मनी डिमांड सेंसिटिविटी फॉर इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड कितना बढ़ेगा, वो चीज है ये। सो इसका मतलब है स्लोप डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगेन आपको देखना है कि स्लोप ज्यादा कब होगा। स्लोप ज्यादा मतलब स्लोप मोर का मतलब स्टीप, राइट। अब स्टीप कब होगा? जब के बड़ा होगा। तो के बड़ा होगा और एल छोटा होगा, तभी के बाय एल रेशो बढ़ेगा। सो इसका मतलब है जब के बड़ा होगा एल छोटा होगा, दिस इंप्लाइज स्टीप एलएम कर्व, राइट। दूसरे भाषा में
जब k छोटा होगा, l बड़ा होगा, तो इट इंप्लाइज फ्लैट LM कर्व। हो गया सिंपल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि higher the sensitivity of the money demand with respect to income and lower the sensitivity of money demand with respect to interest rate, it implies the steep LM curve and vice versa for the flat LM curve, right? Done. आई थिंक इस चीज को अगर अभी भी नहीं आया तो थोड़ा सा आप इसको लेके एक बार रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, पूरा का पूरा एक भी वर्ड आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा, राइट? सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने यहां पे। डन। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज फॉल्स, राइट? व्हाट इज फॉल्स? सो आईएस का प्लेटर, अब देख लीजिए इसका में से कौन सा वाला हो सकता है। मैं आपको आंसर दे रहा हूं, ये ए है। चेक कर लीजिएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से इसका ए आंसर आ जाना चाहिए। आईएस का प्लेटर कब होगा? लोअर वैल्यू ऑफ केंशियन मल्टीप्लायर एंड लोअर द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये कह रहे हैं कि के की वैल्यू लो होगी, राइट? के की वैल्यू लो होगी या सी की वैल्यू लो होगी और एमपीएस की वैल्यू हाई होगी, इनके हिसाब से वो देख लेना, ये गलत होगा ये, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा, कुछ भी अगर दिक्कत होती है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि मैं कल इसको ले सकूं, बिकॉज कल जो सेशन है 9 o'clock उसको मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जल्दी से देखते हैं। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट द एग्रीगेट स्पेंडिंग मोर क्विकली देन डज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो वो एग्रीगेट डिमांड, स्पेंडिंग का मतलब एग्रीगेट डिमांड, तो वो एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, राइट? क्यों करेगा भाई? बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेल्टा वाई, अल्फा जी डेल्टा वाई से मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा। जब मल्टीप्लाई काम करेगा यानी कि डिमांड कम करेगा, राइट? तो ये हो गया। लेकिन मनी सप्लाई की वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई की वजह से ये एलएम को इफेक्ट करेगा और एलएम के थ्रू फिर आएगा, राइट? तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये वाला पॉइंट वैलिड है, गवर्नमेंट से डायरेक्टली मल्टीप्लायर हो रहा है, एलएम से लैग होके आएगा, एलएम से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट से फिर एमएसडी कम होगा, ऐसे करके, राइट? एमएसडी कम होगा, फिर डिमांड बढ़ेगा, मनी डिमांड बढ़ेगा, मनी डिमांड का फिर स्पेंडिंग में फर्क पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल लाइन बढ़ जाता है, राइट? तो ये पॉइंट्स इसमें वैलिड है। एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड हैज नो इंपैक्ट ऑन रियल आउटपुट व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल। एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? ये है हम लॉन्ग रन क्लासिकल मॉडल में, अगर यहां पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, राइट, जैसे कि बढ़ गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो यहां पे आउटपुट तो नहीं बढ़ सकता बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द लॉन्ग रन। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते, संपूर्ण क्षमता में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इससे पीछे नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या होगा? रियल आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, खाली का खाली प्राइस बढ़ेगा। दैट इज द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, दैट इज राइट। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलवेज क्राउड आउट नहीं होता है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आईएस कब शिफ्ट होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आईएस कब शिफ्ट होगा? आईएस कब शिफ्ट होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट घटेगा। ये है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब एलएम में अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप होता है, जैसे कि ये, फिर ये, फिर ये। अब क्राउडिंग आउट यहां पे नहीं होता है, तो यहां पे जीरो क्राउडिंग आउट है, राइट? इस जगह पे थोड़ा सा क्राउडिंग आउट है और यहां पे क्लासिकल रेंज में पूरा का पूरा क्राउडिंग आउट है। तो ऑलवेज वर्ड गलत हो जाता है बिकॉज यहां पे क्लासिकल में पूरा होगा, केन्स में बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट द एग्रीगेट सप्लाई लेस क्विकली देन द इंक्रीज, नो, ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, ये मल्टीप्लाई इफेक्ट से ज्यादा काम करेगा। सो 1 and 2 आर करेक्ट। आई विल गो विद द कोड नंबर ए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ मैच द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, स्टाइलाइज्ड ग्रोथ कैल्डन ने दिया था, राइट? 5 स्टाइलाइज्ड ग्रोथ दिए थे इन्होंने, कैल्डन ने। एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, दिस इज बेसिकली सैमुअल्सन, रैडनर एंड सैमुअल्सन। नहीं, एक सेकंड, मैंने गलत किया यहाँ पे। एक्सोजीनियस तो यहाँ पे ऊपर बैठे हैं हमारे पास, सोलो साहब। ये हो गया, ये गोल्डन रूल हो गया, एडमंड फेल्प्स। एंड ऑप्टिमम टर्न प्राइस ग्रोथ जो है वो है राडनर एंड सैमुअल्सन, राइट? तो ये टर्न पाइक का मतलब है फ्रीक्वेंट बढ़ते रहेंगे घटते रहेंगे, फ्रीक्वेंट बढ़ते रहेंगे घटते रहेंगे, ये है बस, और कुछ नहीं है टर्न पाइक्स का। ये पेपर 3 में था, उसके बाद ये अब हट चुका है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, राइट? यू कैन मैच इट, तो वो आंसर हो जाएगा।
द एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी सीक्स टू, एंडोजीनियस मतलब एके मॉडल यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, एके मॉडल, ये सब, जहां पे इन्होंने क्या कहा था, सोलो सोलो मॉडल वाज बेसिकली एक्सोजीनियस, राइट। इन्होंने कहा था, सोलो ने कहा था कि एक टाइम आएगा जब कैपिटल और लेबर दोनों के दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा कंप्लीटली बाहर से क्या आता है, राइट, सिस्टम के अंदर से नहीं होगा। एंडोजीनियस ने कहा नहीं, देखो जो भी है वो अंदरूनी है। जैसे जब भी कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब दो चीजें हैं, एक है फिजिकल कैपिटल और दूसरा है ह्यूमन कैपिटल। तो अगर किसी वजह से फिजिकल कैपिटल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की कम भी होती है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और लर्निंग बाय कर्व्स, लर्निंग बाय डूइंग से, और वो इसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स को कंट्रोल कर लेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट, राइट। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद सोलो मॉडल में सबसे बड़ा एक खासियत था, जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उसने गवर्नमेंट रोल के बारे में बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज उन्होंने कभी ह्यूमन कैपिटल को आइडेंटिफाई नहीं किया, जो कि एके कर्व ने किया, एके या एंडोजिनस ने किया, राइट। लर्निंग कर्व, मैंकी, रोमर, इन सभी ने किया। अब इसमें ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है कि जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पढ़ा लिखा होगा, लर्निंग स्किल्स होंगी, एडेप्टिव होगा, जुडिशियस यूज करेगा, उतना ही अच्छा वो रिजल्ट लेके आ सकता है, राइट। तो ये एक पॉइंट था। और ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने का मतलब क्या है? वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट का सोलो ने इसके ऊपर बात नहीं किया। सोलो के मॉडल में पूरा का पूरा गवर्नमेंट इज एक्सोजीनियस, बिकॉज नियो क्लासिकल मॉडल है, गवर्नमेंट का रोल इसमें है नहीं, बिकॉज क्लासिकल से इन्होंने सारा का सारा एजम्पशन उठाया। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज अ न्यू इंडेक्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। इसकी इसमें वर्ल्ड ह्यूमन रिपोर्ट, यस, फाइन, राइट, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज एमडीपीआई। तो ये सिंपल सा पॉइंट था, इसमें और कुछ नहीं है। विच इज द बेटर मेजर? देखिए, नेशनल इनकम तो बिल्कुल नहीं है, जीएनपी तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। पर कैपिटा इनकम पहले बोला गया बहुत अच्छा है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। सो ये ऑन एन एवरेज कुछ नहीं है, ये क्या है? ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। यानी कि नेशनल इनकम मतलब अगर आउटपुट है तो टोटल आउटपुट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब लेबर, सारा सारा पॉपुलेशन लेबर ही होता है ग्रोथ में। तो इसका मतलब है ये एपीएल हो गया, यानी कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से भी हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अ पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वाईडी, वाईडी का मतलब द इनकम लेफ्ट फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, यानी कि टैक्स देने के बाद जो बचता है, लोगों के हाथ में कितना पैसा आता है, यानी कि ये वाला जो डिस्पोजेबल इनकम है, दिस इज बेसिकली इनकम अर्न्ड माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जेआरएफ स्कॉलरशिप हो गया, सब्सिडी हो गया, पेंशन फंड हो गया, ओल्ड एज विडो जो भी है, ये सारा का सारा पेंशन फंड इसमें ऐड करके हम इसमें करते हैं। तो सबसे बढ़िया मेजर जो है वो है ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, राइट, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ 11th 5 ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ओके, ईयर का तो एज सच याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम था, बिकॉज इंडिया के लिए सबसे बेस्ट टाइम था ये वाला, जब 2008-9 में सभी के सभी पूरी की पूरे वर्ल्ड जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, राइट। तो इंडिया वाज डूइंग मच बेटर, थोड़ा सा इंसुलेटेड था, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम अगर हम बात करें 11th 5 ईयर प्लान में, तो दैट वाज द 7th and 8th टाइम, राइट। ये वाला टाइम ऐसा था कि इंडिया और चाइना में अराउंड 6% के करीब ग्रोथ चल रही थी, बहुत बड़ी बात थी, 6-7% चल रही थी। अगर फिर भी कोई डाउट हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको एक प्लान पीरियड का स्नैपशॉट दे रखा है, हर एक प्लान के हिसाब से क्या क्या टारगेट था, क्या अचीव था, टारगेट था, अचीव था, ये टारगेट है, एक्चुअल है, टारगेट है, एक्चुअल है, ये प्लानिंग कमीशन के वेबसाइट पे मुझे मिला, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सोर्स भी है इसका। सो 11th 5 ईयर प्लान 2007-8 में 8% के करीब चला था, जस्ट थिंक ऑफ इट, 8% टारगेटेड था, 7.9 के करीब हम लोग चल रहे थे। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, राइट। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? शायद आज ही क्वेश्चन मैंने सुबह किया था, राइट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो ये था मेन पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पेपर 1 का ही पार्ट है ये। इट इज बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, मेन पर्पस इसका यही है। फूड ग्रेन्स इन इंडिया आर कैनलाइज्ड बाय, फूड ग्रेन्स इन इंडिया कौन चैनलाइज करता है? ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। ओएनजीसी नहीं है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन नहीं है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी नहीं है। एमएमटीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेटल मिनरल एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटी। इनका बेसिकली काम जो है वो है व्हाट यू से, मेटल्स का, मिनरल्स का, इनको ट्रेड करने का। राइट, तो ये पॉइंट इसका है, तो दिस इज तो बिल्कुल नहीं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द आंसर। इन हुज इकोनॉमिक थ्योरीज मैल्थस थ्योरीज आर इन द बेस। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा से एक पेन देता है, हमेशा से ये दर्द देता है, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 बार आया था और मैं लिटरेचर में बहुत ढूंढता हूं इसके ऊपर, लेकिन मुझे कहीं इसका कुछ भी बेस नहीं मिलता है। किसी जगह पे मुझे लगता है ये रिकार्डो इसका आंसर होना चाहिए, किसी किसी जगह पे मैल्थस की थ्योरीज के ऊपर मुझे लगता है केन्स इसका आंसर होना चाहिए। सो ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। बिकॉज लिटरेचर में अगर जाऊंगा तो मैल्थस की थ्योरी के साथ रिकार्डो का बहुत अच्छा, जबरदस्त कोरिलेशन है। हालांकि कुछ हद तक मैल्थस का काम केन्शियन से भी मिलता है, केन्स ने मैल्थस की थ्योरीज को ही काम में लाके लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास इसका सही आंसर नहीं है। आई थिंक यू हैव टू टेक अ चांस, रिकार्डो या केन्स में से कोई आंसर हो सकता है। ऑफिशियल आंसर की में मेरे ख्याल से इसका आंसर केन्स दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के दोनों 50% चांसेस इक्वल है। राइट, सो आई विल लीव इट ऑन यू, सॉरी फॉर दिस, बट मुझे लगता है इसका आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। राइट, ओके, अगर आपको कुछ मिले तो जरूर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। देयर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ये बहुत सिंपल कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं हमेशा। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, सीरियसली बता रहा हूं, इस सेशन से पहले मैंने ये गूगल में सर्च किया था, 99% ग्राफ जो है वो गलत है। 99% ऑफ बिजनेस साइकिल जो है वो गूगल में, गूगल इमेजेस में गलत है। डोंट लर्न फ्रॉम गूगल, गलत तरीके हैं। तो गूगल जो है वो स्टैटिस्टिक्स की तरह है, अपना कॉमन सेंस बिना लगाए आप गूगल को एज इट इज मत लीजिए। राइट, ओके, अब इसका आंसर क्या होगा? सभी के सभी कहते हैं कि सर पहले होगा एक्सपेंशन, फिर होगा इस तरीके से, राइट, एक्सपेंशन ये वगैरह वगैरह। एनीवे, मेन आंसर इसका जो है वो आप देखिए यहां पे, ये है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो रिकवरी से होती है हमेशा। पहले रिकवरी होगी, फिर प्रॉस्पेरिटी यानी कि एक्सपेंशन, फिर पीक पे पहुंचेंगे, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ट्रो। सो हमेशा इसको याद रखिएगा, ये स्टार्ट होगा रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, RPRD या फिर RERD, रेड। ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, RPRD। सबसे पहले रिकवरी होना ही होना है, कभी भी एक्सपेंशन से शुरू नहीं होता। आप सोच के देखिए, कोई भी, चाहे हम बोलो, मतलब इंसान बोलो, चाहे पेड़ पौधे बोले, सब छोटे से ही बड़े होते हैं। राइट, तो रिकवरी मतलब वो फेज है जब आपका लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ से नीचे लेवल पे हैं हम। राइट, जो भी कोई भी इंडस्ट्री काम करना, कोई भी इकोनॉमी जब काम करना शुरू करेगी, बढ़ना शुरू करेगी किसी भी तरीके से, तो वो झट से ही लाइमलाइट में नहीं आती है। राइट, सो ये धीरे धीरे करके 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 ऊपर जाएगा। तो पहला फेज रिकवरी है, फिर एक्सपेंशन है यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, फिर रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है। ये पॉइंट याद रखिएगा प्लीज। यस, द राइट आंसर इज रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन। ओके, जस्ट मिनट। यस, नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इन डेवलप कंट्री। ये हम जाएं तो एंजल कर्व के हिसाब से अगर जाते हैं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लोग जो है बेसिक एंड फूड कमोडिटीज पे इनकम, प्रपोर्शन ऑफ इनकम, बढ़ी हुई इनकम का प्रपोर्शन कम स्पेंड करते हैं। दैट इज व्हाट हम लोग कहते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ फूड और बेसिक कमोडिटी इज लेस। राइट, अब यहां पे लेस की बात करेंगे तो क्या होगा? लेस देन 1 ही होगा, बिकॉज 2 3 तो हम इलास्टिसिटी में लेते नहीं है। सो इट शुड बी लेस देन 1। 0 नहीं हो सकता, इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा। राइट, सो ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इनकम जितनी मर्जी बढ़े हम खर्चा ही नहीं कर रहे खाने में, ऐसा तो नहीं हो सकता। राइट आंसर इज दिस, लो है। राइट, अच्छा, अपना खेत अपना काम, ये वाला जो एक ये केस है, ये 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। राइट, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये वाला जो है ये राजस्थान में सबसे पहले लगाया गया। द स्टेट इन विच अपना खेत अपना काम लगाया गया, ये है राजस्थान में। अच्छा, ये एक मनरेगा के अंडर में लगाया गया, एज अ मनरेगा के अंदर ये काम बनाया गया, अपना खेत पे अपने आप काम कीजिए। और इसका बेसिकली फंडा क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये है वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये लागू कब किया गया है? जितना मुझे श्योरिटी है 2011 में लगा था, बट एक एक्स्ट्रिक साइन डाल देता हूं बिकॉज
हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन 2011 इज द राइट टाइम, राइट, जब ये हुआ था, बिकॉज राजस्थान में सबसे पहले ये लगा था। ओके, तो दिस इज व्हाट इनिशिएटेड इन राजस्थान। प्राइस सीजर बहुत इंपॉर्टेंट ये है। नॉर्मल स्टूडेंट अगेन इसको सोचते हैं कि प्राइस सीजर का मतलब है ब्लेड्स ऑफ सीजर, जो कि डिमांड एंड सप्लाई है। नहीं, प्राइस सीजर वर्ड जो है मार्शल ने यूज किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक मतलब भी है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है नॉर्मली, जहां पे हम बात करते हैं कि जब व्हाट यू से प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो दाम है वो बढ़ता है, राइट। इट इज नॉट रिलेटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट इज नॉट रिलेटेड विद द डिमांड एंड सप्लाई, इट इज नॉट रिलेटेड विद एनीथिंग दिस। ये है इंडस्ट्रियल गुड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स के साथ। जब प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बढ़ता है, एग्रीकल्चर का गुड कम होता है दाम, तो ये है प्राइस सीजर, यानी कि a sustained change in the terms of trade between the different goods or classes of good. Often this involve a country's drop in the price received for developing economies agricultural export, while its manufacture import rise in price or remain stable, right? तो आप सोच सकते हैं कि कुछ हद तक ये प्रेबिस सिंगर की डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ रिलेटेड है। यानी कि प्राइस का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है जब उसका इंपोर्ट किया जाता है, बिकॉज नॉर्मली एलडीसी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंपोर्ट करती हैं, राइट। एक सेकेंड, यस, मैन्युफैक्चर गुड्स वो इंपोर्ट करती है, राइट। जब वो इंपोर्ट करती है तो इसका दाम बढ़ जाता है, राइट। या तो इसका दाम बढ़ गया या स्टेबल रहा, लेकिन जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ये इसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि यू हैव लेस फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस योर मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स, राइट। एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, बिल्कुल गलत है। येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड्स के साथ है, मस्टर्ड के साथ है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही है, राइट। कुरियन का ये काम है, अमूल का, राइट। तो दिस इज ए इज रॉन्ग, आर इज फॉल्स, तो ये होना चाहिए, ए इज फॉल्स, डी होना चाहिए इसका आंसर, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नए जुड़े हैं मेरे साथ, उनके लिए ये लिस्ट है, प्लीज आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Please take a screenshot if you want, and I will hide myself. Take a screenshot. Done? Okay. So ये है इसका पॉइंट। सारे के सारे रेवोल्यूशन एक साथ आ गए हैं। यहां पे एक बार जो नया पॉइंट है वो याद रखिएगा, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि है हायर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये है प्रोटीन रेवोल्यूशन के साथ, पल्सेस के साथ है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नाम कॉइंड किया गया है, राइट। बाकी आप एक बार जब देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ओके, द इमीडिएट कॉज फॉर द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं, लास्ट 4-5 दिन में कम से कम ये छठी बार बोलने वाला हूं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हुआ था बिकॉज ऑफ मेजर 3 प्रॉब्लम्स। One was liquidity, another one was adjustment problem, and last one was the confidence problem, right? Confidence problem. और ये सारे के सारे मैंने आपको यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया, बिकॉज जैसे ब्रेटन वुड का मतलब आपको पता होगा कि डिफरेंट जो करेंसीज थी वो सारे के सारे डॉलर के साथ रिलेशन में थी, लेकिन डॉलर जो था वो गोल्ड के साथ था, इसीलिए इसको हम कहते हैं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सिस्टम, राइट। गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है ये, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सिस्टम। तो इसमें क्या है कि सारा का सारा फ्रंट में था डॉलर, बैक में था गोल्ड। सो लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब था क्योंकि डॉलर ज्यादातर लोग ज्यादा करेंसी ज्यादा कंट्री मांग रहे थे, फ्रांस, जर्मनी, बाकी सभी के सभी कंट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर होल्ड कर रहे थे, सेव कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे, बिकॉज डॉलर वाज द इंटरनेशनल करेंसी। इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड फॉर डॉलर बढ़ गया, और जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की तो उसके लिए सप्लाई करना पड़ता है, सप्लाई करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, यानी कि यूएस की इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे थे। सेकंड प्रॉब्लम इज द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन एंड बीओपी डेप्रिशिएट हो रहा था उनका, जिसकी वजह से उनको एडजस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी। एंड द थर्ड वन वाज कॉन्फिडेंस। सभी डॉलर तो ले रहे थे, अब ये भी एक ऑफिशियल ये भी एक ऑफर दिया गया था उनको कि अगर आप चाहे तो डॉलर ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो उतने का ही सोना ले सकते हैं। अब फ्रांस और जर्मनी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगा कि अगर सभी के सभी कंट्रीज एक साथ कल को यूएस की अगर डॉलर गिर जाता है, डिवैल्यू हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या यूएस के पास इतना, फेडरल रिजर्व बैंक के पास इतना पैसा होगा कि वो गोल्ड वापस कर पाए?
ये एक एडजस्ट कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। एक पॉइंट और जो अभी रिसेंटली मैं एक क्वेश्चन करा था वहां पे भी मैंने ये देखा, वन ऑफ द मेजर अनदर प्रॉब्लम वाज कि जो कंट्रीज सरप्लस में थे वो अपना करेंसी रिवैल्यू नहीं कर रहे थे, और जो कंट्रीज डेफिशिएंट में चल रही थी वो अपना डिवैल्यू नहीं कर रहे थे। अगेन बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटेन वो सिस्टम फेल हो गया था। तो यहां पे जो है द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन, आरबीआई या सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन को ऊपर नीचे करेंगे सो दैट द स्टेबिलिटी इज मेंटेन। द रिजिम एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक प्लेस थ्रू इट इज द थ्रू द प्राइस लेवल। एक्सचेंज रेट में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, इंटरेस्ट रेट में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइस लेवल के थ्रू ही वो करेंगे। जैसे ही रिवैल्यूएशन किया, डिवैल्यूएशन किया तो प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस कम होते हैं, दैट इज हाउ द स्टेबिलिटी विल अगेन कम बैक, राइट। स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहां पे डिलीवरी 2 दिन के अंदर होती है, फॉरवर्ड अगर होगा तो 3 महीने के अंदर करना पड़ता है, और इन दोनों के बीच में जब चेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस चेंज होते हैं, यानी कि एक्सचेंजेस मान लीजिए स्पॉट मार्केट में डॉलर खरीद के हम एक डॉलर खरीद के 62 रुपए में बेच सकते हैं, और अगर फॉरवर्ड में अगर हम उसी चीज को 65 में खरीद सकते हैं तो स्पॉट में लेके फॉरवर्ड में करेंगे और फॉरवर्ड में लेके स्पॉट में करेंगे, डिपेंड अपॉन कि जहां पे भी सस्ता मिलेगा वहां से उठाएंगे और जहां पे महंगा मिलेगा वहां पे बेचेंगे। तो इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज, या अगर स्टॉक एक्सचेंज में है तो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज भी हो सकता है। इट इज द परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द डिलीवरी विद इन द 2 days, 2 business days के अंदर आपको स्पॉट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ये बहुत ही इनकरेक्ट टर्म है, प्लीज इसके साथ जाना मत, इसका एक्चुअल मतलब निकाल के क्वेश्चन को मत करना, इसका मतलब उल्टा होता है। जो द वे हाउ यू ट्रीट योर BFF दैट इज अ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको सभी को ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि अगर इंडिया की बहुत अच्छी जमती है रशिया के साथ मान लीजिए, तो जैसे इंडिया रशिया के साथ करता है वैसे ही उसको अमेरिका के साथ करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ भी करना पड़ेगा और चाइना के साथ भी करना पड़ेगा। ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन, राइट। तो ये पॉइंट इसका याद रखिएगा। It guarantees a special privilege by the contracting parties. It guarantees only equal treatment. The unconditional MFN clause seems to be more equitable than the conditional one. The conditional FMN clause confers significant right on the contracting party. बहुत सारी चीजें इसमें बता दी, इतना इंग्लिश। ओके, लेट्स सी। आई थिंक ये इतना कुछ नहीं होगा, ये सब घुमाने के लिए बोल रहे हैं। इट गारंटीज ओनली द इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। आर्टिकल इसका एक एक्सेप्शन आता है कि अगर इमोशनल है या मॉरल, पब्लिक मॉरल है या फिर फाइटो सैनिटरी मेजर्स है या हाँ पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वहां पे आप रोक सकते हैं, राइट। आपने सुना होगा लास्ट ईयर 2020-21 में ये बात चल रही थी, इंडियन गवर्नमेंट बार बार जब व्हाट्सएप टिकटॉक बैन हुआ वगैरह वगैरह, पबजी वगैरह बैन हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक से बहुत ज्यादा बोल रही थी कि आप अगर हो सके से नो टू चाइनीज प्रोडक्ट, राइट। बहुत जगह ये चला। तो आपने कभी सोचा कि हम तो कभी नहीं जाते चाइना में जाके कि भैया हमें बल्ब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं बोलते हम लोग। तो चाइनीज हमारे देश में आते हैं, उनका प्रोडक्ट हमारे देश में आता है, हम तो नहीं जाते चाइना में जाके खरीदने के लिए, राइट। तो ये क्यों होता है? तो इंडियन गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको ब्लॉक करती, उनका सामान हमारे देश में आता ही क्यों है? इसलिए करती है, नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये WTO के मेंबर दोनों ही हैं, चाइना भी है इंडिया भी है। तो WTO के मेंबर होते हुए यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रीटमेंट रहा है वही इंडिया को चाइना के साथ भी करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ भी करना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। उस टाइम पे 2020 में लड़ाइयां चल रही थी, फाइटिंग हो रहा था, आप लोगों ने बहुत सारा देखा, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनके प्रोडक्ट्स को यहां पे बैन नहीं कर पाई। दैट इज बिकॉज ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैमिल्टन लिस्ट, मार्शल लर्नर, एजवर्थ, जैकब विनर। सो हैमिल्टन लिस्ट किसके साथ क्या क्या करना है? अच्छा ये है, ओके, ठीक है। तो ट्रेड क्रिएशन तो ये हो जाएगा आपका हैमिल्टन के साथ ही, राइट। ट्रेड क्रिएशन नहीं, हैमिल्टन लिस्ट इज इंडियन इंडस्ट्री, राइट। मार्शल लर्नर ये चला गया आपका इलास्टिसिटी अप्रोच के साथ चला गया। ये जाएगा एजवर्थ का इम्प्रोवाइजिंग ग्रोथ ऑफर कर्व के साथ, एंड जैकब विनर जाएगा ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट, राइट।
सो ये एक बार देख लेता हूँ मुझे श्योरिटी के लिए। ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 3 4 1, 2 3 1 4, 1 मतलब हैमिल्टन, नहीं सी का मतलब है 1, नहीं नहीं ये गलत है। दिस शुड बी 2, हाँ ये है, सही है। इट शुड बी बी, राइट, इट शुड बी बी। यस, 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। अंडर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मैनेज है यानी डर्टी पेग, इसका बहुत सारा नाम है, मैनेज, डर्टी पेग, क्राउलिंग पेग, इस तरह से, राइट। तो द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज स्टेबिलिटी में रहने के लिए उसको करते हैं। स्मूदन आउट द शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, द smoothen out the long run fluctuation in the exchange rate, smoothen out short run and long run exchange rate, दोनों तो नहीं होंगे, नहीं, इट इज ए। लॉन्ग रन में क्या होता है, ये है ओवर शूटिंग मॉडल, इसको हम कहते हैं ओवर शूटिंग मॉडल। किसने दिया था, डॉन बोश ने, राइट। सो ये ओवर शूटिंग मॉडल है जिसके ऊपर 2021 या 20 में क्वेश्चन भी आया था, डॉन बोश ओवर शूटिंग मॉडल। एक्सचेंज रेट ओवर शूट कर जाता है और ये बिल्कुल आईएसएलएम के थ्रू ही जाता है। अगर आप चाहें तो ओवर शूटिंग मॉडल मैंने करवा रखा है यूट्यूब में, मेरे वीडियो के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये किया हुआ है, जेआरएफ की जंग ऐसे करके मैंने सीरीज चलाई थी, वहां पे मैंने बता रखा है ओवर शूटिंग मॉडल, डॉन बुश के द्वारा किया गया था ये। लेकिन लॉन्ग रन में वापस आएगा, अपने अपने सिस्टम पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ऑप्टिमम करेंसी एरिया। ऑप्टिमम करेंसी एरिया क्या याद किया था हमने, ईस्ट इंडिया और ईस्ट यूएसए का में एक होना चाहिए, एक ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, राइट। इन दोनों ऑप्टिमम करेंसी एरिया किसी भी नेशन को मानती नहीं है, वो मानती है कि अगर दो पार्ट ऑफ टू डिफरेंट पॉलिटिकल कंट्रीज में अगर सेम है तो भी उन दोनों के बीच में फिक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। और वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न यूएसए के बीच में अगेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, राइट, फिक्स एक्सचेंज रेट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट, ये दोनों के बीच में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल उल्टा है, जैसे अगर आप सोचें इंडिया के अंदर दिल्ली है, कोलकाता है, राइट, या फिर मान लीजिए महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, तो दिल्ली में और तमिलनाडु में अगर कोई सामान हम बेच रहे हैं तो हम फिक्स में करते हैं बिकॉज रुपीज वही है। ऑप्टिमम करेंसी के हिसाब से दो पार्ट ऑफ टू डिफरेंट पॉलिटिकल कंट्रीज कैन हैव द फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि इंडिया और यूएस में के बीच में फिक्स एक्सचेंज रेट हो सकता है, डॉलर और इंडियन रुपीज, और यहां पे भी इनके बीच में ऐसा हो सकता है। इट इज द ऑप्टिमम ज्योग्राफिकल एरिया, नॉट द पॉलिटिकल कंट्री, इट इज करेक्ट, राइट। ऑप्टिमम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द सेवरल करेंसीज हुज एक्सचेंज रेट आर रिलेटिवली पेग्ड, जैसे कि मान लीजिए यूरोपियन कंट्री में यूरोजोन, तो वो बिल्कुल बिल्कुल वही है, सॉरी यूरोजोन कह रहा हूं, यूरोपियन यूनियन, तो वहां पे क्या है, दैट इज अ ऑप्टिमम करेंसी एरिया, राइट, क्योंकि 19 कंट्रीज का एक ही करेंसी है, राइट। तो सिंगल करेंसी और द पेग्ड करेंसी फ्लक्चुएट जॉइंटली वाइज वाइज अदर करेंसी, तो एक करेंसी जो है वो यूरो है, 19 कंट्रीज का एक ही व्हाट यू से ये है करेंसी है, और ये डॉलर, रुपी, येन के हिसाब से मुताबिक ये एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएट करता है। सो दिस इज ऑल करेक्ट, और ये है। अगर ये नहीं होता है तो रॉबर्ट मंडल ने इसके ऊपर एक बात कहा था कि अगर ये नहीं होता है, इसके होने के लिए यू हैव टू हैव द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, राइट, परफेक्ट मोबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है, राइट। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझसे सोहेल साहब आप पूछ रहे हैं लेमन मार्केट क्या होता है। लेमन मार्केट के लिए मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, उसके लिए भी मैंने वीडियो किया हुआ है। थोड़ा सा इतना मेहनत किया आपने लिखने में, आप अगर थोड़ा सा वीडियो में जाके देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा किया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा प्लीज। मेरे को भी थम्स अप दे दो, अकीफा को भी दिया आपने, हाँ मैंने भी बताया, बीच में डिस्कशन छोड़ के मैंने आपको बताया, सोहेल साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच। मॉनेटरी अप्रोच का बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर मॉनेटरी अप्रोच, एक दो कमेंट मैंने देखा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको बता देता हूं, राइट। सो मॉनेटरी अप्रोच को अगर हम देखेंगे, सो इट इज बेसिकली एमडी इज इक्वल टू एमएस होना चाहिए, राइट। और एमडी का मतलब क्या है, मनी डिमांड, मनी डिमांड का मतलब इक्वल टू मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब क्या है, दिस इज डिमांड प्लस रिजर्व्स, डिपॉजिट्स प्लस रिजर्व्स, राइट। या और इसके बाद
इसको मैं ये क्या है, दिस इज द डोमेस्टिक मनी, नॉट डिमांड, डोमेस्टिक मनी। और ये क्या है, दिस इज द मनी डिमांड, मनी डिमांड ऑफ रुपी, राइट। अच्छा, यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, आर इज इक्वल टू एम डी माइनस डी, एंड चेंज इन आर इज इक्वल टू चेंज इन एम डी माइनस चेंज इन डी, राइट। अब ये याद रखिएगा कि चेंज इन आर का मतलब है बी, बी मतलब है ये दिखाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चल रहा है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, इट इज द डेल्टा एम डी, यानी कि टोटल मनी डिमांड और टोटल रुपी इंक्लूडिंग फॉरेन, राइट, माइनस डोमेस्टिक करेंसी, इंडिया के अंदर कितना करेंसी मांगा जा रहा है। तो जब आर की वैल्यू, जब बीओपी डेफिशिएट में होगा, व्हेन बीओपी इज इन डेफिशिएट, डेल्टा आर यानी कि सॉरी, आर की वैल्यू यहां पे नहीं, बी की वैल्यू नेगेटिव में होगी बिकॉज डेफिशिएट है, बीओपी डेफिशिएट, ज्यादा आउटफ्लो हो चुका है, इनफ्लो कम है, तो बी डेफिशिएट है। जब बी डेफिशिएट है तो आर की वैल्यू कम होगी, और जब आर की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है मनी सप्लाई इस देश में कम होगा, राइट। सिमिलरली अगर बीओपी डेफिशिएट है, बीओपी सरप्लस है, सरप्लस का मतलब है बी पॉजिटिव, यानी कि इनफ्लो ज्यादा है, इसका मतलब है हमारे देश में रिजर्व ज्यादा बन चुके हैं और मनी सप्लाई यहां पे ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए किसी भी हालत में बीओपी इज इन इक्विलिब्रिया, राइट, यानी कि इनफ्लो जितना हुआ उतना आउटफ्लो हुआ है, तो बी की वैल्यू होगी जीरो, डेल्टा आर की वैल्यू जीरो, और मनी सप्लाई यहां पे नहीं बढ़ेगा, चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो यहां से आप इसको चेक कर लीजिएगा, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैंने ये सारा का सारा इसमें बता दिया, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड दिस विल बी ऑल क्लियर, राइट। सो अगर क्वेश्चन को पढ़ना है, मॉनेटरी अप्रोच, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट रिजल्ट्स इन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, ये देखो यहां पे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट है तो इससे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी डेफिशिएंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन, सो जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस डिमांड फॉर मनी, एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड बड़ा होगा, तो दैट इज ये वाला होगा, डी इज ग्रेटर देन एम डी, राइट। Okay, balance of payment are equilibrium automatically corrected in long run, so all of them is correct. Next, grants from the center to the state under the recommendation of finance commission. Finance commission is a constitutional body, right? क्योंकि 280 आर्टिकल के अंदर में ये बनता है, are known as planned grants, development statutory grants, देना ही देना है, right? It is a legal grant, उनको देना ही पड़ेगा, दैट इज अ स्टैट्यूटरी ग्रांट, इट्स नॉट अ डिस्क्रेशनरी ग्रांट कि हाँ मन करे तो दे दीजिए या डिस्क्रेशन हो तो डिसीजन हो तो दे दीजिए, इट इज स्टैट्यूटरी ग्रांट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने ये ग्रांट देने के लिए रिकमेंडेशन दिया है, इट इज अ स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। कमिटी ऑन टैक्सेशन एंड एग्रीकल्चरल वेल्थ 72 KN राज, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी 1970, okay, I think this is quite simple, yes. So this is this, and डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी कहाँ गया ये, वंचू, हाँ ये KN वंचू नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, राइट। टैक्स रिफॉर्म ये राजा छलिया, एंड इनडायरेक्ट टैक्स LK झा कमेटी, सो दिस शुड बी 4 3 1 2 4 3 1 2 4 1 नहीं 4 3 1 2, दिस इज द बी आंसर। ये याद कर लीजिएगा, बहुत दिनों से ये आया नहीं है, बहुत दिनों से के पेपर में आया नहीं, ये आने के पूरे चांसेस हैं इस बार, पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे। बिगेस्ट होल्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा सिक्योरिटीज, एनी आइडिया कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा होल्डिंग किया हुआ है, LIC या कमर्शियल बैंक्स, एनी आइडिया? इट इज LIC, अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 47% है शायद, राइट। मुझे एक बार फिगर चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जितना याद है LIC का ही होना चाहिए नाम, लेट मी जस्ट सर्च इट, क्या है ये बिगेस्ट होल्डर, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बिकॉज परसेंटेज कितना है वो मुझे थोड़ा श्योर नहीं है। बिगेस्ट होल्डर ऑफ, एक बार थोड़ा सर्च कर लीजिएगा एक बार सभी के सभी, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, मेरे ख्याल से तो LIC ये है, 17%, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत था यहाँ पे,
नहीं, मुझे वही लग रहा था, 7 तो था, 47 मुझे लग रहा था 17%। एक सेकंड रुको। सो ये इकोनॉमिक टाइम्स का पेज खुला है मेरे सामने। द आईपीओ बाउंड नेशनल इंश्योरेंस एलआईसी वगैरह वगैरह ओइंग 19% ऑफ जीसर बट सिंगल द लार्जेस्ट फंड होल्डर एज वेल एज द ओल्ड हाउस ऑफ सेविंग ड्रॉपिंग इवन एसबीआई डिपॉजिट रिपोर्ट। एलआईसी's ओनरशिप इज 20%। एलआईसी का है 20%, राइट। तो एलआईसी इज द बिगेस्ट एंड रिजर्व बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट। एक सेकंड, इतना सारा LIC is the biggest one. LIC, right? Okay. Yes, it is Karishma. Yes, it is C. But it is not 47. It is somewhere 19% या ऐसा कुछ है, right? ये आर्टिकल के हिसाब से that was published in 21st of February 2022. LIC largest holder of G6 securities, equities, household and savings. So ये लिंक मैं आप सभी को देता हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लिंक इज ऑन द चैट बॉक्स, मैंने ये शेयर कर दिया है, राइट। इसको एक बार देख लीजिएगा, अपडेटेड स्लाइड दिया है मैंने आपको। और जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे उनको इससे सर्च कर लीजिएगा। LIC लार्जेस्ट होल्डर ऑफ जी सेक इक्विटीज हाउसहोल्ड सेविंग। तो ये रिपोर्ट जो आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, की रिपोर्ट है 21 फरवरी 2022। उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, रिपीट हुआ था इस बार भी। सो सर्विस टैक्स कब आया था? सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्विस टैक्स 1994, इनकम टैक्स इंडिया में आया था 1961 में, लेकिन इसकी शुरुआत 1860 में हो चुकी थी बाय, ये जे से नाम था कुछ इसका, जेम्स विल्सन 1860। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शंस ये 2005 में आया था। और गिफ्ट टैक्स कैल्डर ने बोला था 1958 में। एक बात और याद रखिए, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन 2005 में रोल आउट किया गया, 2009 में इसको वापस ले लिया गया, अब ये नहीं लगता है। ओके। सर्विस टैक्स भी हट चुका है अभी, तो अभी व्हाट वी हैव इज जीएसटी, राइट। ओके, सो अब मैच करते हैं सर इसको, क्या क्या होगा। सो मेरे हिसाब से ये सेकंड होना चाहिए पहले, सेकंड, फिर बैंकिंग तो गया 58 में गया गया, तो it should be second, fourth, 1, 3, second, fourth, 1, 3 ये होना चाहिए। देखते हैं कहाँ गड़बड़ होगी है। इट इज 58, फोर्थ क्यों कह रहे हैं ये पहले, फोर्थ के बाद सेकंड नहीं, या तो ये हो सकता है, देखो या तो ये हो सकता है अगर इन्होंने सेकंड यहां पे लिया है, अगर मैंने 1860 लिया तब, अगर मैं ये 1960 लेता हूं, 1961 लेता हूं, तो यहां पे सबसे पहले आएगा गिफ्ट टैक्स 4, 2, 1, 3। सो 4, 2, 1, 3 ये देखो, ये तब आएगा जब ये गिफ्ट टैक्स 1958 आया और इनकम टैक्स को इन्होंने 1961 लिया है। आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर। 1860 में इंडिया में आया था, लेकिन वो व्हाट यू से इंडिपेंडेंस के टाइम पे नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इनकम टैक्स आज भी जिससे हम गवर्न हैं वो है 1961 का एक्ट, राइट, 1961 इंडिया इनकम टैक्स एक्ट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1860 ये गलत होगा। आप एक बार ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा, अगर 2, 4, 1 वाला है तो वो टिक मार देना, अगर 4, 2, 1, 3 वाला है तो वो टिक कर देना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ होते हैं सो इसमें इस पेपर में मुझे नहीं पता कि क्या आंसर दिया गया होगा, लेकिन 1961 वाला ही हम लेना चाहिए हमें, राइट। बाकी आप सर्विस टैक्स क्वेश्चन में इंडिया है, तो इंडिया तो इंडिपेंडेंस के टाइम में ही है, राइट। तो आई थिंक आई विल गो विद सर्विस टैक्स 2000 में। आई थिंक मत बोलिए, बी स्पेसिफिक करिश्मा जी। सर्विस टैक्स 2000 में नहीं आया था। इट इज वेरी सिंपल, आप इसको जस्ट चेक कीजिए एक बार, राइट। देयर इज नो पॉइंट, वी आर इकोनॉमिक्स पीपल, वी डोंट से आई थिंक, हम प्रूव करके दिखाते हैं, राइट, तभी हम रिसर्च करते हैं ना कुछ। सो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिए यहाँ पे, जिस हिसाब से होना चाहिए 2413 यहाँ पे ये ऑप्शन है और दूसरा वाला है 4213 ये वाला ऑप्शन भी है, राइट। इसमें से कौन सा वाला लेना है
वो आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से जब ऐसा कंडीशन आता है, राइट, इन सच अ केस, आई थिंक, लेट मी थिंक, व्हाट शुड आई से, आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस वन ओनली, यही जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस नहीं बोला तो इसलिए हम इंडिया में, तो इंडिया ही है, तो ये वाला होना चाहिए 2413। आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंस के बाद अगर बोलते तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर स्पेसिफिकली किया है, राइट। व्हाट डू यू थिंक ऑल ऑफ यू, सही या गलत? सही है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, नेहा इज सेइंग, तो आई एम आल्सो गोइंग विद द फर्स्ट वन ओनली। सो मेरे हिसाब से भी करेक्ट आंसर ए ही होना चाहिए इसका, राइट। 1860 ही कंसीडर किया जाता है, राइट, इसको याद रखिएगा। एनी मोर डाउट? सर्विस टैक्स 1994, इनकम टैक्स 1860, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शंस टैक्स 2005 एंड गिफ्ट टैक्स 1958। प्लीज नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Who among the following has the worked out for the estimation of black money? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कैल्डर ने काम किया है, रंग नेकर ने भी काम किया है, ओपी चोपड़ा ने भी काम किया है। सुखमय चक्रवर्ती इज नॉट बेसिकली फॉर दिस। इनका काम आई थिंक, मैं भूल रहा हूं इनका काम। सुखमय चक्रवर्ती बेसिकली मॉनेटरी सिस्टम को एक्सेस करने का काम था इनको, सो राइट। सुकुमार चक्रवर्ती कमेटी, फंक्शनिंग ऑफ द मॉनेटरी सोसाइटी, मॉनेटरी रेगुलेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, 82, राइट, 82। तो ये है 1982, वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब देखने के लिए था, राइट। तो ये नहीं है, बाकी सारा कुछ है, राइट। 365 डेज रेफरेंस पीरियड, आई थिंक 365 डेज के लिए तो इट इज एम्प्लॉयमेंट, नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो डिफरेंट है। क्लॉथिंग, फुटवेयर, बेडिंग, एजुकेशन, एजुकेशन हो गई है, राइट। दिस इज दिस एनएसएसओ टेक द रेफरेंस ऑफ पीरियड 365। तीन होते हैं, तो एक है 7 डेज, एक है 30 डेज, एक है 365 डेज। ये एम्प्लॉयमेंट कलेक्टर में लगते हैं, 365 दिन का लेते हैं एजुकेशन का, राइट। यस। edible oil, fish, meat 30 days, vegetable, fruit process, this is 30 days, right, all food and like, yeah, ठीक है। तो this is the answer A, 365 days। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी तो सबका चेंज हो गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2012 है, इंडस्ट्रियल सीपीआई का ये है 2006 आई थिंक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2011-12, और एग्रीकल्चर का है 86-87, राइट, 86-87। एग्रीकल्चरल सीपीआई इज 86-87, राइट। सीपीआई का ये 2006 ही है, राइट। आई वांट टू बी डबल श्योर, 2006 ही है इसका। भी रिसेंटली लास्ट ईयर भी चेंज हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसका एक पाई चार्ट मैंने बनाया था, वो पाई चार्ट में मैंने ये सारा का सारा क्लियर किया था, राइट। वो कहाँ किया था? आ, 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 हाँ, पाई चार्ट में ये किया था। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्कर, हाँ, ये 2016 है, राइट। दिस इज 2016, दिस इज 2016। ये रिसेंटली चेंज किया गया है। इंडस्ट्रियल वर्कर का देखिए, सीपीआई में वी हैव 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं सीपीआई में, और ये चारों चीजें हम चारों का बेस ईयर बताया था मैं आपको। एक सेकंड जस्ट दीजिए। वी हैव
यस। तो एक है इंडस्ट्रियल वर्कर IW, दिस इज IW। इसका रिसेंटली लास्ट ईयर चेंज किया गया है, 2016 किया गया है इसका। एग्रीकल्चर लेबर इट इज स्टिल 86, 1986, 87। और इसके बाद है इट इज अ रूरल रूरल लेबर, इसका बेस ईयर है 84, 85, 1984, 1985। और जो चौथा है दैट इज द CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, राइट। अब इसमें से जो ये वाला है, ये वाला, दिस इज कलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये तीनों जो हैं, दिस थ्री, राइट, दिस इज कलेक्टेड बाय द लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राइट, लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राइट, ये है। तो इसका आप देख लीजिएगा 2012 है इसका, 2016 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका 11-12 है। एग्रीकल्चर का ये सेम है, ये अभी तक सेम है। लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल वर्कर का चेंज किया गया था, 2016 था। अगेन ये अभी रिसेंटली मैंने पेपर से पहले, लास्ट टाइम पेपर से पहले भी ये मैंने बताया था, तो इस बार भी याद रख लीजिएगा इसको। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द जीनी कोफिशिएंट फॉर दिस। ये कुछ नहीं है, ये इसको देख के डरो मत। ये फर्म की वैल्यू दे रखी है, फर्म 1, 2, 3, 4 दे रखा है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स है, SI क्या है, ith शेयर है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो, G इज इक्वल टू 1/n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स। सो नंबर ऑफ फर्म इज 4 एंड समेशन साइन है, तो इसको ऐसे लिखा, 4 माइनस 2i। 2i का मतलब क्या है, i का मतलब है कौन सा फर्म है ये, राइट। सो इट इज 1 प्लस 1। SI क्या है, SI इज 70, तो ये हो गया 70, राइट। अब यहां पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, इसके बाद प्लस, बिकॉज समेशन है ये। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 10, ये दूसरा है S2। फिर प्लस, फिर आएगा 4 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 10, ये 10 ये वाला आ गया। फिर हम करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आएगा 10। अब इन सबको प्लस कर लीजिएगा। सो अब मेरे लिए इतना, ओके, एनीवे करते हैं इसको। सो 4 माइनस 2, 2, राइट, 2 प्लस 1, 3, 3 इंटू 70, 210 प्लस, ये हो गया 40110, राइट। ये हो गया 6 माइनस 2, राइट। 4 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, ये -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, -2 इंटू 10 -20 प्लस, ये कितना हो गया, 4 माइनस 8 प्लस 1, ओके, -4 प्लस 1, दिस इज -3, -3 इंटू 10 -30, राइट। अब ये सबको किया तो ये आ गया 210, 220, 200, 170। 170 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4, क्या आएगा, एक सेकेंड, 170 डिवाइड बाय 4, 42.5। कुछ गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे, 42.5 कैसे आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। 220, 30, 200 में से 30, ओके, 4, 4 माइनस 2, राइट, 4 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 70, 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये है 110, राइट। 4, 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, ये रहा प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम एरिया। सो ये है एक, ये भी 10 ही होगा ना, दिस इज 6, 6 माइनस 1, ये रहा ना गड़बड़, -1, -10, हाँ। अब करिए, ये हो गया -10, 180, 180 by 4, this is 14, 4, 4, 25, 45, right, this is the answer, right. I hope this point is clear to all of you. yes yes yes, ठीक है ठीक है, मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स नहीं देखा तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग गया, बट अंडरस्टूड द पॉइंट, इज अ क्वेश्चन क्लियर। सो क्या था ये क्वेश्चन, देख के बहुत डर लगता था, ये कहां मिलेगा, कौन सी बुक में मिलेगा, लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, राइट, ये हो गया हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आयरन लॉ ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरी, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वैल्यू थ्योरी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ओके, मैच करते हैं इसको, ये किसके साथ जाएगा, दिस इज
आयरन लॉ ऑफ वेजेस तो डेविड रिकार्डो है। दिस इज वेज फंड थ्योरी मिल, सरप्लस वैल्यू जाएगा मार्क्स के साथ एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हिक्स के साथ, तो ये होना चाहिए 3142 3142 डी होना चाहिए, राइट। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम इन द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर, लेबर में कौन सा नहीं है, इट इज द वेज। मेटर्निटी बेनिफिट आता है, पेंशन आता है, इंडस्ट्रियल इंजरी आता है, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी का लेबर का पार्ट नहीं है वेजेस। ये क्वेश्चन बहुत जगह पे रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेयर इन द थ्री कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, थ्री टियर, राइट, थ्री टियर कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, थ्री टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट मतलब कोऑपरेटिव सेंट्रल इस तरीके से, राइट। तो दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। हाईएस्ट नहीं पूछा, इट इज द, अगर हाईएस्ट आता तो नबार्ड आता, राइट। High powered money is bank reserves at central bank, money held by banks. It is all loans and banks. Currency held by, simple currency, monetary base. High powered money is monetary base. जितना RBI ने print किया है पैसा, it is currency held by people and the currency cash reserves. Investment company have not been able to attract much saving in India. Investment companies are pure financial intermediaries and they are specialized in mobilization of the public savings for investment in the corporate securities. Investment companies have not been able to attract much saving. देखिए ये 2013 की बात है, मेरे ख्याल से ये अब सही हो चुका है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज आज की डेट में तो ज्यादा आता है हमारे देश में एफडीआई, और जब से इंश्योरेंस कंपनी में भी 74% कर दिया गया है, तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सो बेटर रहेगा कि इस क्वेश्चन को ना करें। ये क्वेश्चन अब इनवैलिड है, इट इज नॉट राइट इन दिस केस, राइट। ओके, in two variable the correlation coefficient between y and x is this, correlation coefficient दे रखा है 0.6, for which of the following result is correct, क्या लिखा है ये, the correlation coefficient between x and y, ठीक है। अब देखिए यहां पे बता रखा है y is dependent variable, x is independent variable, right, okay fine। so r is this, r square कितना हो जाएगा, it is 0.36, इसका मतलब है 36% 36% of variation in the dependent variable will be explained by the independent variable. So 36% of variation in dependent variable, dependent मतलब y, 36% of variation in y will be explained by the independent variable, that is x, 36%. This should be the answer, 61, right। और इसमें unexplained कितना रह गया, 1 minus 0.36, that is 64, right। Okay, multiple linear regression with three independent variable है, three independent variable है, okay, which is to be tested। so चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 independent variable सिंगल चेक करेंगे तो इट इज टी टेस्ट, अगर ओवरऑल मॉडल चेक करेंगे तो इट इज एफ टेस्ट। एक क्वेश्चन और था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें मैंने ये बताया था कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ये भी एक रिलेशनशिप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में देखा था मैंने, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके फाइन, तो ये तो हो गया। chi square association of attributes, input output analysis was invented by Leontief, Wassily Leontief। और सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, लियोन इनपुट आउटपुट, क्या नाम था उनका, सबसे पहले इनपुट आउटपुट में किसने काम दिया था, लेट मी जस्ट सी दैट। लियोनटिफ से पहले किसने दिया था, लियोनटिफ से पहले नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मैं इस क्वेश्चन में हूं ही नहीं, आई एम नॉट इन दिस क्वेश्चन नाउ। लियोनटिफ से पहले किसने दिया था, क्विस्ने, वेरी गुड वेरी गुड, फ्यूजिक्रेट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर कार्ल मार्क्स का भी काम था, याद रखना। ओके, द लीनियर कॉबवेब मॉडल ये दे रखा है। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, स्टेबिलिटी देखना है। तो स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट क्या है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी पॉइंट, स्टेबिलिटी का मतलब है द सप्लाई कर्व, द स्लोप ऑफ इनवर्स सप्लाई कर्व। स्टेबिलिटी का मतलब है दैट द स्लोप ऑफ inverse supply curve should be greater than the slope of inverse demand curve। अब inverse demand curve या inverse supply curve का मतलब क्या है, that is the price as a function of quantity और price as a function of
क्वांटिटी। तो अब देखिए सप्लाई की हालत देखिए क्या दे रखा है, क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ दे रखा है, राइट। ये वाला क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है। तो पहले इसको कन्वर्ट कीजिए इनवर्स सप्लाई फंक्शन में। वो कैसे करेंगे, बीपीटी माइनस वन और क्यूटी माइनस अल्फा, राइट। और पीटी माइनस वन इज इक्वल टू बीटी अपॉन बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, राइट। अब यहां पे स्लोप कौन सा है, स्लोप इज, ये है वर्टिकल इंटरसेप्ट, ये है स्लोप, बिकॉज क्वांटिटी और प्राइस वेरिएबल है यहाँ पे। सो इट इज 1 बाय बीटा इज द स्लोप ऑफ इनवर्स सप्लाई फंक्शन। ओके नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन ये दे रखा है P एज अ फंक्शन ऑफ Q, ये ठीक है, ये तो ऑलरेडी इनवर्स डिमांड फंक्शन है। सो यहाँ पे P इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा QT। अब स्लोप क्या है इसका, स्लोप इज डेल्टा। सो यानी कि हमें क्या चाहिए, द स्लोप ऑफ इनवर्स सप्लाई फंक्शन दैट इज 1 बाय बीटा should be greater than the slope of inverse demand function that is delta। बस हो गया खत्म, और क्या है, यही आंसर इसका। तो ये होना चाहिए स्टेबिलिटी कंडीशन। इसको मॉड में डाल दीजिए, बिकॉज हम लोग नेगेटिव डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव सप्लाई कर्व से नहीं मिलाते हैं, हम उनकी मॉड वैल्यू देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते हैं, ठीक है। सो देखते हैं डेल्टा छोटा, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं सही है। तो 1 बाय बीटा इज राइट, ठीक है। 1 बाय बीटा शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा। 1 बाय बीटा ये होना चाहिए क्या, ये तो नहीं, ये है, आंसर इज बी, राइट। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, राइट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और दोनों बार में यही इसी टाइप का कुछ इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statement is true concerning the optimum solution of the linear programming with two decision variable? Two decision variable. Let's read the question. There is only one solution. ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, कहां देखा है। There is a one solution to a linear programming true concerning the optimum solution, right? One solution नहीं, गलत है। one solution का मतलब एक पॉइंट, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूरा का पूरा किसी एक सब्जेक्टिव कांस्टेंट से मिल जाए तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो चीजें हो सकती है, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या तो एक सॉल्यूशन होगा, राइट। या तो एक्सट्रीम सॉल्यूशन होगा कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन में, जैसे कि ये है। सो ये या तो यहां 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 इनमें से किसी एक जगह होगा, या फिर ऐसा होगा कि मान लीजिए अगर सब्जेक्टिव फंक्शन भी ऐसा ही है तो यहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हर एक पॉइंट पे हो जाएगा, राइट। सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ये गलत हो जाएगा। द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ईदर एन एक्सट्रीम पॉइंट और अ लाइन कनेक्टिंग एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज द आंसर, राइट। आगे मत सोचिए, ये आंसर है इसका, फिजिबिलिटी यहीं से निकल जाएगी इसकी। अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, रिटर्न्स टू स्केल देखना है। अल्फा प्लस बीटा आप चाहे तो यहाँ पे अगेन वही देख सकते हैं, लैम्डा सा करके देख सकते हैं, लेकिन अगेन आंसर वही आएगा। अल्फा प्लस बीटा इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा आपका IRS, और अगर ये लेस देन 1 रहा तो ये हो जाएगा DRS, और अगर ये इक्वल टू 1 रहा तो ये हो जाएगा CRS। क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्रीजिंग, सो इट इज ग्रेटर देन 1, दिस इज दिस। व्हाट इज अल्फा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी कि जब हम लेबर को बढ़ाएंगे 1% से, लेबर को 1% से बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा अल्फा परसेंटेज, और अगर हमने कैपिटल को बढ़ाया मान लीजिए 1% से तो आउटपुट बढ़ेगा बीटा परसेंटेज, राइट। सच दैट एक बात और याद रखिएगा, अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों जो हैं दे आर लेस देन 1। अब इसीलिए बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डिफरेंट PhD एग्जामिनेशन में कि इंडिविजुअली लेबर और इंडिविजुअली कैपिटल, यानी कि अगर हम लेबर को बढ़ाएं और कैपिटल को कांस्टेंट रखें तो आएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल होगा। क्यों, सिर्फ लेबर के बढ़ने से अल्फा से बढ़ रहा है, अल्फा क्या है 1 से छोटा है, और अगर हमने कैपिटल को बढ़ाया लेबर को कांस्टेंट रखा तो अगेन बीटा से ही बढ़ेगा, यानी कि बीटा भी डिमिनिशिंग है। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स जो है वो डिमिनिशिंग देंगे, लेकिन टुगेदर वो आपको इंक्रीजिंग दे सकते हैं, कांस्टेंट दे सकते हैं, डिक्रीजिंग दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया, द डिमांड फंक्शन कंज्यूमर सरप्लस। तो सबसे पहले क्या रखा है, कंज्यूमर सरप्लस एक्स दे रखा है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड दिस। तो पहला स्टेप क्या होगा, एक्स स्टार ऑलरेडी दे रखा है, पी स्टार निकाल दीजिए। तो पी स्टार इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया इसमें।
10 माइनस 9 माइनस 9, ये क्या है? 3 यहां पे डालेंगे तो 3 3 जा 3, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इट कैन नॉट बी सॉल्व। द रीजन इज जैसे ही मैंने x की वैल्यू डाली, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो ये क्या आ रहा है, माइनस 9 माइनस ये आ रहा है, तो ये है माइनस 10, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। अब यहाँ पे सोच के दिमाग मत लगाना कि क्या होगा। अगर क्वेश्चन मुझे जैसे पता लगा कि क्वेश्चन डेफिनेट गलत है, बिकॉज प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो क्वेश्चन को दिमाग मत लगा दीजिएगा, आप अटेम्प्ट करके आ जाना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक ऑप्शन आप अटेम्प्ट करके आ जाइएगा, राइट। यहां पे जो मुझे सही लग रहा है, या तो मैं ए लगा के आ जाऊंगा या फिर मैं डी लगा के आ जाऊंगा, राइट। ये तो मतलब ही नहीं है, राइट, क्योंकि 0.7 की तो टाइपिंग गलत किया है यहाँ पे। तो अगर आप नहीं करके आओगे तो ये होगा कि आपको अगर आता है आपने छोड़ दिया, और अगर जिसको नहीं आता वो छोड़ देगा, तो दोनों में डिस्टिंग्विश क्या होगा, आप करके आना, टिक मार के आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बाद में आप बोल सकते क्वेश्चन गलत है, चैलेंज तो कर सकते हो ना आप, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन इज रॉन्ग, यस, माइनस नहीं आ सकता पी। ओके, आई थिंक इट्स टाइम मोर। आज इसको यहीं पे बंद करता हूं मैं, यहां से मैं नेक्स्ट में कल कल कर लूंगा, 4-5 क्वेश्चन ही है। तो 68, देन वी हैव 69, ये तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ये वाला मैंने दिया था आपको, तो यहां से आप उठा सकते हैं इसको। आई थिंक विल डू इट, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वर्धूस लॉ भी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्धूस लॉ आउटपुट और पॉपुलेशन का। आई थिंक वी कैन डू इट फ्रॉम टुमारो, राइट। सो ये 4-5 क्वेश्चन कल कर लेंगे, और टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जून 2013, राइट। तो इस तरीके से हम और पीछे चले जाएंगे, जून 11-12 आगे चलते जाएंगे। प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए स्टूडेंट्स हैं तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग पूरे यूट्यूब में ये कहीं पे किसी ने भी नहीं किया हुआ, एंड सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन along with कि जो आपकी गलती हो सकती है, जो आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो सोच से भी परे है, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है। जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो सच बता रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज अगर मेरी सेशंस देख के आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो धीरे धीरे करते करते मेरा भी मोटिवेशन जो है, मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊंगा, और उसके बाद फिर ये सब करना बंद कर दूंगा। डोंट डू दैट, प्लीज डू राइट कमेंट। कमेंट लिखने में कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट जाएगा। सर वेरी गुड, थैंक यू, अच्छा लगा सर, इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर होना चाहिए था, ये सोच के देखिए, ऐसा कर दीजिए, प्लीज इतना लिख दीजिए, यही बहुत काफी है, राइट। कल मिलेंगे 9 बजे, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।